हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए, आपके छोटे भाई बहनों के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी है जो कि अनअकैडमी ने दी है। अनअकैडमी ने अपना लर्निंग फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको 45 प्लस डे का सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसके प्राइस 300 है। ये उन सभी के लिए है जो 8 से 12th क्लास के बीच में है, जो आईटी की तैयारी करना चाहते हैं या फिर जो एनईटी की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले चीज़, इसमें कॉस्ट सबसे कम है आपके, ठीक है, 300 कॉस्ट है। इसके साथ साथ अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप हमारा कोड यूज़ करते हैं जो कि आपको कॉलेज ट्यूटर 10 है, तो इसमें आपको प्लस 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इज़न्ट इट गुड? इसमें आपको चीज़ मिलती है कि क्या क्या मिलेगा, आप क्यों इसको लें, रीज़न क्या है। सबसे पहली चीज़, सारे टेस्ट सीरीज़ आपके अनब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है। आपको सारे कोर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा 45 डेज़ के लिए। आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपकी लाइव क्लासेस होगी विद टॉप एजुकेटर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे काउंसलिंग मिलेगी, 24/7 डाउट सेशंस है। आपको और क्या चाहिए, आप मुझे बस ये बताओ। कुछ नहीं चाहिए। सो क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है इनकी वेबसाइट पर। लिंक हमने आपको दे दिया है नीचे, तो आप उससे भी यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपको प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सभी अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में नहीं करे थे, ठीक है। और ये आपको कॉम्बिनेशन होगा सारे यूनिट्स का। जैसे फर्स्ट यूनिट से हमने थ्योरीज ली है, देन लास्ट यूनिट से हमने स्टेप्स रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश ए न्यू बिजनेस लिया है। इस टाइप से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कवर नहीं करे थे वो मैं अब करने जा रहा हूँ, ठीक है। सब हमारा फर्स्ट टॉपिक है थ्योरीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। थ्योरीज बेसिकली एक यूएन से की एक्सप्लेनेशन होता है डिफरेंट लोगों का डिफरेंट तरीके से, ठीक है। जैसे थ्योरीज आपकी बेसिकली 4 पार्ट में बटी हुई हैं। पहला है आपका साइकोलॉजी थ्योरी, देन आपका सोशियोलॉजी, देन इकोनॉमिक एंड देन इंटीग्रेटेड, ठीक है। इनके अंदर भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, बट मैंने जो पेपर में आती हैं और जो इंपॉर्टेंट हैं वो ली है, ठीक है। पहला है साइकोलॉजिकल में शिवम पीटर्स की थ्योरी, देन सेकंड है क्या कहते हैं अचीवमेंट थ्योरी। सोशियोलॉजी के अंदर आपकी 2 हैं, सोशल चेंज एंड कल्चर थ्योरी। इकोनॉमिक में आपकी 3 है बेसिकली, बट मैंने एक ही ली है जो कि इकोनॉमिक इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट स्टिल I took only one theory, that is theories of profit, and at the end we will discuss the theory of whisper, ठीक है। So let's start our theories session. So first of all you should understand that what is sociological theory. Just keep in mind sociological theories आपकी वो थ्योरी होती हैं जो आपके माइंड से रिलेटेड होती हैं, जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है, ठीक है। माइंड मतलब आप रिस्क कितना ले सकते हो, आप कितने कैपेबल हो काम करने के। माइंड सोशियोलॉजिकल याद रखना। इसके साथ आपके 2 थ्योरीज आपको याद हो जाएंगी, इनोवेशन एंड अचीवमेंट थ्योरी, ठीक है। तो चलिए अपनी फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम अपनी शिवम पीटर्स इनोवेशन थ्योरी, ठीक है। सबसे पहली इनका क्या मानना था कि ये एंटरप्रेन्योर, जो एक एंटरप्रेन्योर होता है उसके लिए सबसे मेन चीज क्या है, क्रिएटिव एक्टिविटी आना। क्रिएटिव कहां से लाते हैं सर? दिमाग से लाते हैं। स्टिल मैं अब भी बता रहा हूं, सोशियोलॉजी के अंदर आपकी थ्योरीज आती हैं जो आपके माइंड से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर थ्योरी है शिवम पीटर्स की इनोवेशन थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आपकी 3 मेन थिंग से मोटिवेट होता है। कौन कौन सी? द डिजायर फॉर पावर एंड इंडिपेंडेंस, सेकंड द विल टू सक्सीड, एंड थर्ड द सेटिस्फैक्शन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, ठीक है। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब इस थ्योरी के हिसाब से मनी इज नॉट व्हाट मोटिवेट द एंटरप्रेन्योर। मनी ही खाली चीज नहीं है जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करती है। इनके हिसाब से जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है, जो उसका कैरेक्टर होना चाहिए, वो क्या है? कैपेसिटी टू सी थिंग्स इन अ वे दैट लेटर ऑन प्रूव टू बी करेक्ट। ये आपको लाइन सुन के कुछ रतन टाटा जी की याद आ रही होगी। वो क्या करते हैं, वो पहले वादे कर लेते हैं, उसके बाद प्रूफ करके दिखाते हैं कि मेरा वादा सही था, ठीक है। सो आप इनको रतन टाटा से
रिलेट कर सकते हो जिससे कि आपको याद रह जाए। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, एनर्जी ऑफ विल एंड माइंड टू बी ओवरकम फिक्स्ड हैबिट ऑफ थॉट। ये इनकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो शिमोन पीटर्स के हिसाब से एंटरप्रेन्योर के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब भी क्या इनोवेशन से हेल्प क्या क्या होती है इकोनॉमी को, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इकोनॉमी में अगर आप इनोवेट करते हो तो आप किसी को इंस्पायर करते हो कोई सेम काम करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल डिजिटल बैंकिंग मैंने बताया था कि आईसीआईसीआई ने 1997 में सबसे पहले स्टार्ट किया था, बट आज के दिन अधिकतर सब बैंक वो कर रहे हैं, तो उन्होंने इंस्पायर किया। ठीक है, तुम उसको भी रिलेट कर सकते हो कि भैया इंस्पायरिंग थ्योरी होती है। इनोवेशन किस चीज में, भाई आप किस तरीके का मेथड यूज कर रहे हो प्रोडक्शन में, आप सेलिंग में कौन से तरीके का मेथड यूज कर रहे हो, आपने कोई न्यू ही मार्केट ओपन कर दी, ठीक है, अपने इनोवेशन से, तो ये होती है आपकी इनोवेशन थ्योरी। ठीक है, अगेन मैं रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन दैट मींस क्रिएटिव स्किल ज्यादा होनी चाहिए। इनोवेशन के अकॉर्डिंग, शिमोन पीटर्स के अकॉर्डिंग 3 थिंग्स जो उसको मोटिवेट करती है एंटरप्रेन्योर को, वो मैंने आपको बता दी है। मनी इज नॉट ओनली द फैक्टर जो एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है। उसके बाद इनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर के अंदर 2 चीज होनी चाहिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको इसमें और कंटेंट डालना है तो अपने आप से बना बना के डाल दीजिएगा। सर कैसे डालना है वो, इनोवेशन की इंपॉर्टेंस जो आप इकोनॉमी में डाल सकते हो वो डाल दो। जैसे मैंने यहां लिखा है, थ्रू दिस थ्योरी वी कैन इंटरप्रिटेट दैट इनोवेशन आप स्टार्ट कर दो, देन इसको एक्सप्लेन कर दो जितना आप एक्सप्लेन कर सको, अगर ये आपको ज्यादा नंबर में आया है तो। ठीक है, 7.5 नंबर के लिए बहुत है, प्लस इसके 2-3 कैरेक्टर इनफ है। ठीक है, सेकंड थ्योरी आती है आपकी अचीवमेंट थ्योरी ऑफ ये वर्ड थोड़ा मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा, इसको छोड़ो। देन मैक्लेलैंड, ठीक है, मैक्लेलैंड ने थ्योरी दी है ये अचीवमेंट थ्योरी। मैक्लेलैंड आपको इससे मैकडोनल्ड आपको याद आ रहा होगा। ठीक है, तो मैकडोनल्ड ने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया, तो इससे आप अचीवमेंट को किसने दिया है उसको आप याद कर सकते हो, मैक्लेलैंड। किसने दिया है, मैक्लेलैंड ने अचीवमेंट थ्योरी दी है। इसके हिसाब से क्या है, मैक्लेलैंड जी के हिसाब से एंटरप्रेन्योर को हाईली अचीवमेंट मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, जिससे कि वो अपना एम अचीव कर सके। ठीक है, अब सर हाई अचीवमेंट मोटिवेशन कहां से आएगा और वो क्यों होना चाहिए, उसके रीजन है सॉल्यूशन ऑफ हाई रिस्क। अगर आप हाईली मोटिवेटेड होंगे तो आप हाई रिस्क, जो आपका बड़ा रिस्क है, उसको आप अच्छी तरीके से कॉन्कर कर पाओगे। दूसरा, डिजायर फॉर कॉन्क्रीट ए टास्क परफॉर्मेंस, मतलब कि अगर आपकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं चल रही है, उसको आप आगे अपने मोटिवेशन से अपनी अचीवमेंट और अच्छी कर पाओगे जो आपका टास्क है। तीसरा है डिजायर टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, अगर आपके अंदर कुछ आग है करने की, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो। हाई अचीवमेंट मोटिवेशन। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बुकिश लैंग्वेज पढ़ूं तो क्या है, हाई अचीवमेंट मोटिवेशन हैज ए स्ट्रॉन्ग लाइकलीहुड ऑफ प्रिडिक्टिंग एंटरप्रेन्योर बिहेवियर। उसके बिहेवियर के अंदर एक मोटिवेशन होना चाहिए जो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। उसके रीजन मैंने बता दिए। इनके हिसाब से क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू हिम, कॉम्बिनेशन ऑफ हाई नीड फॉर पावर एंड लोअर नीड फॉर एफिलेशन, मतलब कि एफिलेशन का मतलब क्या होता है कि आपने जो डिसीजन लिया है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिया। ठीक है, सो इनके हिसाब से जो कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन, हाई नीड फॉर पावर एंड लोअर नीड ऑफ एफिलेशन इनेबल पीपल टू बी इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर ज्यादा पावर होनी चाहिए और आपके अंदर, जिससे कि आप इन्फ्लुएंस ना हो, वो पावर आपके अंदर कम होनी चाहिए। ठीक है, अब इफेक्टिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड। ठीक है, सो क्या होता है, मेक डिफिकल्ट डिसीजन विदाउट अनड्यू वरी ऑफ बीइंग डिसलाइक। हमको डिसीजन लेना है चाहे हम किसी की नजर में बुरे ही क्यों ना बन जाए, अकॉर्डिंग टू मैक्लेलैंड। समझ में आ रही है बात, ये हाँ की अचीवमेंट थ्योरी में इसको कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ अचीव करना है, चाहे मैं किसी की नजरों में बुरा ही क्यों ना बन जाऊं, क्योंकि पहले इंसान बुरा बनता है, बाद में सबकी नजरों में अच्छा बन जाता है कुछ अचीव करने के बाद। ठीक है, ये थी आपके अचीवमेंट थ्योरी ऑफ मैक्लेलैंड। अब नेक्स्ट थ्योरी आते हैं
सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सोशियो, जैसे मैंने बताया था पहले भी, सोशियो आपको सोशल वर्ड ध्यान रखना है, ये आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी दो थ्योरी आती हैं, सोशल चेंज थ्योरी बाय मैक्स वेबर एंड हॉस्लिट्स कल्चरल थ्योरी। कल्चर भी आपको सोसाइटी के अंदर आता है, तो इससे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इनके हिसाब से क्या है सोशल चेंज थ्योरी? अकॉर्डिंग टू हिम द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डिपेंड्स अपॉन द एथिकल वैल्यू सिस्टम ऑफ द सोसाइटी। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर एथिकल वैल्यू है तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, ठीक है। मतलब कि कोई करप्शन नहीं है और वो सही काम कर रही है, तो वो आपकी ग्रोथ भी, एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। दूसरी है अकॉर्डिंग टू हमें रिलीजियस बिलीफ जनरेटेड ड्राइव फॉर एंटरप्रेन्योरशिप ग्रोथ। रिलीजियस जनरेट, आपको कुछ याद आ रहा है, मैंने आपके बैरियर्स में भी बताया था कि आपका रिलीजन सबसे आपको यू नो दैट पीछे धकेलता है कुछ आगे बढ़ने से। अगर आप कोई किसी दूसरे कास्ट के हो, कुछ किसी दूसरा आपको रिलीजन है, तो आप शायद आगे ना बढ़ पाओ। तो रिलीजियस का बिलीफ आपको मतलब कि ग्रोथ के लिए हेल्प करता है ये भी, ठीक है। सोसाइटी के अंदर 4-5 आपको चीजें लिखनी है। अभी मैंने इतना बताया, आप इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हो? जैसे मैंने आपको बैरियर्स में समझाया था, आप उसके बैरियर्स को पॉजिटिव वे में कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपका बैकग्राउंड कैसा, आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरी पे आते हैं, हॉस्लिट्स कल्चर थ्योरी। कल्चर से रिलेटेड है ये पूरी। कल्चरली मार्जिनल ग्रुप प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज ऑफ देयर सी। इसमें क्या होता है, अगर आपका कल्चर, ठीक है, अगर आपका कल्चर आपके बिजनेस से यू नो दैट बैलेंस्ड है, कंबाइन खा रहा है, ठीक है, वो एडजस्ट कर पा रहा है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर आपका कल्चर ही आपके बिजनेस को सपोर्ट नहीं कर रहा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सी, मैंने आपको छोटी सी पेंटिंग बनाई है, प्लीज हंसना मत, मेरी पेंटिंग कुछ खास है नहीं। सो पहली, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, ठीक है, और आपका कल्चर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपका कल्चर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो उससे क्या होगा? तो जो थर्ड पर्सन होगा वो इसका बेनिफिट उठा के एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, मेरा आइडिया आसपास के इलाकों में तो फैल ही जाएगा, राइट। सो अगर मैंने यू नो एक छोटे से एरिया में बिजनेस स्टार्ट किया और मेरा कल्चर, जो मेरा एरिया है, उसने उसको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरा आइडिया तो आसपास के इलाकों में चला ही गया, छोटे छोटे इलाकों में, ठीक है, 1-2 इलाकों में, तो वहां के जो माइंड है, वहां के जो पीपल हैं, वो भी सेम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में और ग्रो कर सकते हैं। कब ग्रो करेंगे? अगर उनकी सोसाइटी ने उनको सपोर्ट किया है तो, ठीक है। सो यही आपकी है होस्ट कल्चर थ्योरी। कल्चर से ध्यान रखना, अगर कल्चर सपोर्ट कर रहा है तो आप ग्रो करोगे, नहीं कर रहा तो नहीं करोगे। तीसरा बंदा आपको आपके आइडिया का फायदा उठा के ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी है इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज क्या है भाई? सब चीज आपकी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करती है। अकॉर्डिंग टू, इसमें दो इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, पेपनिक एंड हैरिस। इनके अकॉर्डिंग जो इकोनॉमिक इंसेंटिव है, ठीक है, वो ही है जो एंटरप्रेन्योर एक्टिव को प्रमोट करता है, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये हम मानते हैं कि किसी क्या कहते हैं केसेस में ये जरूरी नहीं है कि आप आगे बढ़ो इकोनॉमिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, बट आपका जो आखिरी एम है वो आपका प्रॉफिट ही होता है, ठीक है। सो इनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक थ्योरी क्या कहती है कि इकोनॉमिक इंसेंटिव आपको हेल्प करते हैं एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी के लिए, ठीक है। यह बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, जो these intensive are gain are regarded as sufficient condition for the emergence for industrial entrepreneurship, ठीक है। जो इकोनॉमिक थ्योरी अगर फेवरेबल है तो आपकी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, ठीक है। इसके अंदर एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बाय नाइट्स, ठीक है, बाय नाइट्स, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट बाय नाइट्स। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो ओवरऑल जो भी एंटरप्रेन्योर काम करता है, वो काम करता क्यों है? वो काम करता है अर्निंग के लिए, वो काम करता है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर इज द रिसिप्ट ऑफ प्योर प्रॉफिट, ठीक है।
प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ बियरिंग कॉस्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। उसने रिस्क लिया, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इन द सेंस 11 से, कि प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड ऑफ टेकिंग रिस्क। यही थ्योरी इनकी है, ठीक है। अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमको प्रॉफिट मिलेगा, जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं भाई, प्रॉफिट से क्या क्या फायदे होते हैं, प्रॉफिट कैसे कैसे मिलता है, कौन कौन से सिचुएशन में प्रॉफिट मिलता है, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू नीड, ठीक है। अभी नेक्स्ट थ्योरी है आपकी इंटीग्रेटेड थ्योरी और कंपोजिट थ्योरी, दोनों का नाम एक ही है। इंटीग्रेटेड वर्ड से ही समझो कि इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बंच, ठीक है, किसी चीज का क्लब होना, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है। सो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एंटरप्रेन्योर होता है वो खाली एक फैक्टर पे रिलायबल नहीं होता, वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता, उसकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसके सक्सेस के पीछे मल्टीपल फैक्टर होते हैं। एग्जाम्पल पॉलिटिकल, कल्चर, नेचुरल, साइकोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये थ्योरी यही है कि एंटरप्रेन्योर यू कैन से कि बहुत सारे फैक्टर्स का निचोड़ है, ठीक है। मतलब उसने बहुत सारे फैक्टर की हेल्प से अपने आप को सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाया है, उसने खाली एक फैक्टर पे टिक के काम नहीं किया, ठीक है। अब इसके अंदर एक थ्योरी है विस्पर्स थ्योरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। विस्पर थ्योरी सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। इसने क्या बोला है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो आपका दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। कौन कौन से? इकोनॉमिकल एंड नॉन इकोनॉमिकल। इकोनॉमिक के अंदर कौन कौन से आते हैं? मार्केट इंसेंटिव एंड फाइनेंस, जो कि मनी से रिलेटेड होता है, वो आपके इकोनॉमिकल का अंदर आएगा। देन नॉन इकोनॉमिकल के अंदर वही सोशल, लीगल, पॉलिटिकल एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो नॉन इकोनॉमिक के अंदर जो भी आते हैं फैक्टर्स हैं, और जो आपके इकोनॉमिकल अंदर के फैक्टर्स आते हैं, उन दोनों का कोलैब करके एंटरप्रेन्योर सबकी हेल्प लेता है और आगे बढ़ता है, अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी एंड इंटीग्रेटेड थ्योरी। दोनों की थ्योरी सेम है, ठीक है। Okay guys, so we are done with our theory part. So let's start our next topic, and which is the most important topic, क्योंकि ये पेपर में पूछा जाता है, ये हर साल पेपर में आया है डिफरेंट तरीके से। तो सर ये है क्या? ये है एनवायरमेंटल एनालिसिस। एनवायरमेंट का एनालिसिस करना। एनवायरमेंट आप ये मत सोचना कि जहां पे आप रह रहे हो, हवा पानी, एंटरप्रेन्योर में एनवायरमेंट वो नहीं होता। एंटरप्रेन्योर में एनवायरमेंट होता है बिजनेस के अंदर का और बिजनेस के बाहर का, ठीक है। बिजनेस के अंदर का और बिजनेस के बाहर का, ठीक है। वो आपके जो एनवायरमेंट है वो आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और वो आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अभी मैंने पॉजिटिव फैक्टर होते क्या है जो आपको ग्रोथ दिलाते हैं, नेगेटिव फैक्टर जो आपकी ग्रोथ में अड़चन डालते हैं, ठीक है। अभी आगे का पढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी डिपेंड अपॉन कॉम्प्लेक्स एंड वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एंड अदर फैक्टर, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर की एक्टिविटी होती है वो डिपेंड किस पे करती हैं? कॉम्प्लेक्स फैक्टर पे डिपेंड करती हैं और सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल पे। बाकी कुछ फैक्टर्स और हैं उनके ऊपर वो डिपेंड करती है, ठीक है। अगर पॉलिटिक्स अगर जो गवर्नमेंट है अगर वो आपके साथ है तो आपका काम डिफरेंट होगा, आपका काम अच्छे से होगा, ठीक है। अगर आपके साइकोलॉजिकल, अगर आपका माइंड सही है तो आप काम अच्छी तरह कर पाओगे। इसी तरीके से डिपेंड करता है डिफरेंट लाइंस पे, ठीक है। एक लाइन बोली गई थी इस एनालिसिस में कि जो एंटरप्रेन्योर है वो बॉर्न नहीं हुआ, मतलब कि वो बचपन से ही एंटरप्रेन्योर नहीं होता, वो एंटरप्रेन्योर एक प्रोडक्ट होता है एनवायरनमेंट का। क्यों? क्योंकि उसने पूरा उसका एनालिसिस करा होता है अपने एनवायरनमेंट का, अंदर बाहर। जैसे मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में स्वॉट एनालिसिस बताया था, वही पार्ट एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर आता है, ठीक है। अब आते हैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता क्या है, ठीक है। यह आपका एनवायरमेंटल का ही पार्ट चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर होता है जो डायनेमिक और रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके जरिए? मतलब किसके लिए? एक्सटर्नल एनवायरमेंट के लिए। जैसा मैंने बताया कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट चेंज होते रहते हैं, आपके बात पता है, तो वो डायनेमिक होना चाहिए,
ठीक है। दूसरा, वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, चाहे आपकी ग्रोथ आ रही हो किसी भी एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से या फिर आपकी ग्रोथ रुक रही हो। ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर जो हैं वह आपके डायनेमिक होते हैं, वह आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। ये सब ध्यान रखना, ये तो आपकी बेसिक चीज भी है, लेकिन उनको हम कंट्रोल किस वे में नहीं कर सकते, मतलब वो आपके एंटरप्रेन्योर के फंक्शन पे इफेक्ट डालते हैं, तब हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। जो आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट किसी भी एंटरप्रेन्योर को अफेक्ट कर रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, कोरोना वायरस किसी के लिए अच्छा था, किसी बिजनेस के लिए अच्छा था और इसमें बहुत सारे बिजनेस बंद हुए हैं। सो कोरोना वायरस जो आपका था, जो आपके पैंडेमिक हुआ था, उसमें कौन सी कंपनीज उभरी थी? मेडिकल लाइन। ठीक है। और उसमें बहुत सारे स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए थे। सो एक्सटर्नल एनवायरमेंट ने किसी को ग्रोथ करी बराबर, लेकिन वो अनकंट्रोलेबल था, हाँ या ना? हाँ जी। वो कॉम्प्लेक्स था, वो डायनेमिक था। हमने कभी ऐसा यू कैन से सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। ठीक है। किसी के लिए बिजनेस बंद हो गए। ठीक है। सो हमको इसको प्रॉपर एनालाइज करना पड़ता है। अब एनवायरमेंट को हम एनालाइज करते क्यों हैं, ये जान लो। एनवायरमेंट को हम एनालाइज इसलिए करते हैं क्योंकि वो कभी कभी मतलब हमारे लिए चैलेंज क्रिएट करते हैं। ऑन द सेम वे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी लाते हैं। जैसे मैंने बताया, पैंडेमिक में जो कोविड-19 की वजह से जो मेडिकल लाइन है वो काफी ज्यादा उभरी है और जो आपकी नॉर्मल बिजनेस है वो काफी ज्यादा बंद हुए हैं। यह आपके लिए प्रेशर क्रिएट करता है क्योंकि पता नहीं होता कि भाई हमको कब काम क्या करना पड़े। ठीक है। अब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास जो जानता हो कि हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फायदा कैसे ले सके। ठीक है। वो होता है आपका एक अच्छा बिजनेस मैन और एंटरप्रेन्योर। अभी सर आपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बताया, लेकिन वो होते क्या है? अब हम पढ़ते हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होते क्या हैं, क्योंकि हमने ये भी बहुत समझा है एनवायरनमेंट को डीपली। इसको भी समझ लेते हैं। आपके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट, सोशल, फिजिकल एंड पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये सब हमने 11वीं क्लास में ही पढ़े थे, अगर आपको याद हो। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट आते हैं आपको ये समझना है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के आपके 5 पॉइंट आते हैं। वैसे इसके अंदर 8 पॉइंट थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बस वही बता रहा हूं। इसके अंदर आता है आपका इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक कंडीशन, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स, ट्रेड साइकिल, मार्केट प्राइस एंड कंपटीशन। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, मतलब आपकी कंट्री में कौन सा सिस्टम है। आपकी कंट्री कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है। आपकी कंट्री की कंडीशन कैसी है, मतलब वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है। ठीक है। आपने इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है इकोनॉमी का वो है कैसा, वो जीडीपी आपकी कैसी है, ये भी इस पर इफेक्ट डालता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो एंटरप्रेन्योर पे इफेक्ट डालता है, मैं आपको वही बता रहा हूं। ठीक है। देन ट्रेड साइकिल, अगर आपने बिजनेस इन्फ्लेशन में स्टार्ट किया तो आपके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा, अगर आपने डिफ्लेशन में स्टार्ट किया आपके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट पड़ेगा। देन मार्केट प्राइस कंपटीशन, ये आपके लिए सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देन आता है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट जैसे मैंने पहले बता रखा है, कल्चर, बैकग्राउंड, इसके अंदर वो सभी रिपीट हो जाएगा। ठीक है। देन आता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर आता है आपका नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, मतलब कि जो एनवायरनमेंट में जो हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मिलते हैं रिसोर्सेज। ठीक है। क्लाइमेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी कैसी है, ये सब आपको इफेक्ट डालते हैं एंड एक एंटरप्रेन्योर को सब इफेक्ट डालते हैं। देन पॉलिटिकल लीग हमने बहुत अच्छी तरह समझ रखा है कि कैसे इफेक्ट डालते हैं बैरियर्स टू एंटरप्रेन्योर में। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अगर आप सही से अपग्रेडेड नहीं होते तो आप अच्छी तरह अपग्रेड आप भी नहीं हो पाते। ठीक है। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की जो हर साल आता है। वो कौन सा टॉपिक है सर, बता दो। वो है आपका लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है। वो क्या है? लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। इसके बाद जो मैंने स्टेप्स लिखी हैं ये तो आपको लेने ही हैं।
ठीक है। लीगल रिक्वायरमेंट में पहले जो मैं पढ़ाऊंगा पहले वो लिखना। ये है आपका जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये है आपके स्टेप्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग बिजनेस। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर एस्टेब्लिशिंग ए न्यू एंटरप्राइज। अब पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। सेकंड मतलब कौन सी बिजनेस की लाइन चूज करो, वो आपका पहला स्टेप होता है। देन आपको प्रोडक्ट एनालिसिस और मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है। उसके बाद आप अपनी यूनिट को आपका ऑपरेशन कौन से स्केल पे होगा, स्मॉल मीडियम या फिर लार्ज। देन नेक्स्ट है आपका लोकेशन क्या होगा, जो कि हम प्लांट लोकेशन कहते हैं। आपका बिजनेस कहां पे लोकेट होगा। उसके बाद है द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑनरशिप, कौन से ऑनरशिप के रखेंगे, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप कौन से रखेंगे, ये भी आपको चूज करना पड़ता है। इसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग इन द सेंस कि आपको कितने फाइनेंस की नीड है, बस आपको एक लेआउट बनाना होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्लांट लेआउट। मतलब ये तो प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है कि भाई हम किसी भी, फॉर एन एग्जांपल ये आपका प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे आपकी 100 मशीनरियां हैं, तो आप 100 मशीन्स आप किस तरीके से कहां एडजस्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को, नेक्स्ट स्टेप है भाई इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को आपको स्टैब्लिश करना है। देन जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको कंप्लीट करना है, उनको खत्म करना है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल अरेंजमेंट करना है। फाइनेंशियल अरेंजमेंट का मतलब है जो हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करा थी उसके लिए हमको एक अरेंजमेंट करना पड़ता है कि हम फाइनेंस कहां से लें। इसका मैं एक तरीका आपको बता देता हूं। शादी में जलूल आना, ठीक है, 100 रुपए लेकर ये कार्ड आप 1000 जनों को बेच दो, 1000 × 100 1 लाख बन जाते हैं और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम जो आपको अच्छी तरह फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है जिससे कि आप अच्छा सा बिजनेस लॉन्च कर पाए। ठीक है, मैंने पीछे पॉइंट पढ़ाया था कि भाई आपको लीगल फॉर्मेलिटीज भी खत्म करनी पड़ती हैं, तो वो लीगल फॉर्मेलिटीज कौन सी होती हैं अब आप ये पढ़ लो। पहली सबसे इंपॉर्टेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन की, भैया आप कौन से एक्ट के अंदर अपनी कंपनी को रजिस्टर करा रहे हो। सोसाइटी एक्ट है, ठीक है, और आपको कंपनी एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, हिंदू लॉ एक्ट है। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपका जो आपकी द हिंदू फैमिली बिजनेस है उसको आप कहां पर रजिस्टर कराते हो, द हिंदू लॉ में आप इसको रजिस्टर कराते हो, आपको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर नहीं कराते। ऐसी अगर आपका पार्टनरशिप है तो आप कहां पे रजिस्टर कराओगे, पार्टनरशिप एक्ट में। तो इसी तरीके से आपका जो पहली रिक्वायरमेंट है और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, सेकंड है इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। भाई अगर आपको शेयर इशू करने हैं तो आपको इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस का भी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। दैट इंडस्ट्री लाइसेंस, जो आप कोई भी इंडस्ट्री में हो इसका लाइसेंस होना आपके लिए जरूरी है। देन परमिशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, आपको डिफरेंट म्युनिसिपैलिटीज से परमिशन लेनी पड़ती है, ये आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है जो लीगल होती है। देन फैक्ट्री एक्ट के अंदर आपको रजिस्टर करना है। इसी के साथ आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री क्या होती है आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, जो कि आपका इंडस्ट्रियल लॉ का कॉन्सेप्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टिफिकेट फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। द नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। ये कब कराते हैं, ये हर बिजनेस नहीं कराता। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो सामान को, ठीक है, अगर आप सामान को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको ये भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्टेंस फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से भाई हमको कब लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर आप फॉरेन कंपनी के साथ कोलैब कर रहे हो तो, वरना हमको आरबीआई से एक्सेप्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो आपको ये वाला लाइसेंस नहीं लेना, लेकिन जो लेना ही लेना है वो होता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इंडस्ट्री लाइसेंस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने से पहले। समझ में आ गया? मैं आपको इन सबका ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं ज्यादा डीप नहीं जा रहा क्योंकि एग्जाम्स परसों ही हैं, तो बस आपको दिमाग में बैठ जाए कि हाँ भाई आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज कौन कौन सी थी। ठीक है, या फिर हम कैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका स्टेप, इसको याद करने के लिए बस आप अपने दिमाग में याद रखना कि आप ही एंटरप्रेन्योर हो, आप कैसे कैसे स्टेप रखोगे आगे, वही आपका स्टेप बन जाएगा।
ठीक है, किसी बुक में कुछ डिफरेंट है, किसी बुक में ये नहीं दे रखा थर्ड, किसी बुक में फोर्थ नहीं, सिक्स नहीं दे रखा, तो आप इसमें चेंज कर सकते हो। बट ऐसा ना हो कि आप सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस एंड में लिख रहे हो। ठीक है, स्टार्टिंग के 3-4 सेम रहते हैं, आगे आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आते हैं लीडरशिप पे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 5 साल में, ये 3 बार क्वेश्चन आ चुका है लीडरशिप के ऊपर। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप बेसिक है, पता होंगे आपको। देन इसकी मीनिंग क्या होता है वो भी पता होगा, लेकिन जो बेसिकली पूछा जाता है वो होता है आपका लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, सो लुइस लीडरशिप स्टाइल के अंदर 3 स्टाइल आते हैं और ये हमारे इंडिपेंडेंट स्टाइल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आता है आपका ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड आपका लाइजिस फेयर, जिसको हम डेलीगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, सो ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम क्या है? अथॉरिटियन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि भैया अखड़ू होता है ये वाला लीडर, ये किसी भी मेंबर के इनपुट नहीं लेता। आपको ये बात इसमें बस ध्यान रखनी है, बाकी आप इसमें बना बना के लिख सकते हो, किसी की ये इनपुट नहीं लेता। इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो मोटिवेट नहीं होते, ये अपने अपने चलाता है। ये बेसिकली जो बॉस का नेचर होता है कि वो वाले काम करता है। ठीक है, इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, और इसमें कोलैबोरेशन ज्यादा होता है। ठीक है, ऑटोक्रेटिक में, क्योंकि ऑटो मतलब कि ऑटो अपने आप चल रहा है, तुम ये मान लो कि ऑटो अपने आप चल रहा है, हम कुछ काम नहीं कर रहे, हम कुछ इनपुट नहीं दे पा रहे, बस कंपनी चल रही है। ठीक है, बिजनेस जो बॉस है, जो हमारा लीडर है, वो किसी से इनपुट नहीं ले रहा। दूसरा पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव आप नाम से समझ रहे हैं, पार्टिसिपेटिव या फिर डेमोक्रेटिक एक ही है कि भाई वो इनपुट लेता है मेंबर से, उसके मेंबर हाईली मोटिवेटेड रहते हैं, वो अच्छा मोटिवेटर होता है, इसमें आपके जो आउटपुट होता है वो सबसे ज्यादा होता है सॉरी जो आपका आउटपुट होता है वो इसमें सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद है आपका डेलीगेटिव, जिसको हम लाइजिस फेयर भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑल मेंबर इज ए लीडर। ये आपकी सबसे बेकार लीडरशिप क्वालिटी होती है कि आप सबको ही एज अ लीडर काम दे रहे हो, मतलब सबके पास सेम लेवल की अथॉरिटी है सॉरी ये सबके पास आपकी सेम लेवल की अथॉरिटी है। इसमें काम सही से नहीं होता, इसमें कोलैबोरेशन बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आपकी बेस्ट जो लीडरशिप स्किल होती है वो होती है डेमोक्रेटिक। ठीक है, ऑटोक्रेटिक समझ में आ गया, बॉस का नेचर। डेमोक्रेटिव सबसे इनपुट लेता है। डेलीगेटिव कोई भी लीडर है ही नहीं, सब अपने आप में लीडर काम कर रहे हैं। ठीक है, देन ट्रांसफॉर्मेशनल, भाई ट्रांसफॉर्म मतलब कि हाईली मोटिवेटेड होता है बंदा, ये नेगेटिव पर्सन को भी मोटिवेट कर देता है। आपको बस इसमें ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ट्रांजैक्शनल मतलब कि भाई यू कैन से कि ये मोटिवेट तो करता है, लेकिन इसमें एक अथॉरिटी फिक्स होती है। ठीक है, इसमें अथॉरिटी फिक्स होती है कि अगर मैं आपसे सीनियर हूं तो मैं आपसे सीनियर ही रहूंगा, और आप मेरे जूनियर हैं तो आप मेरे जूनियर ही रहेंगे। ये सिमिलर होती है ऑटोक्रेटिक के। ठीक है, ये भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और एक है सिचुएशनल, मतलब जो सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। बेसिकली ये मेरी लीडरशिप स्टाइल है, मैं सिचुएशन के हिसाब से काम करता हूं। अगर मुझे डिसीजन लेना है तो मैं लेता हूं, अगर मुझको किसी से इनपुट लेने हैं देन मैं किसी से इनपुट लेता हूं, अगर मुझे किसी को सिखाना है तो मैं सिखाता हूं, किसी से कुछ सीखना है तो मैं सीखता हूं। तो ये होता है आपका सिचुएशन, आप सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करते हो, वो होती है सिचुएशन लीडरशिप क्वालिटी। ओके गाइस, तो हमने लीडरशिप की क्वालिटीज भी पढ़ ली है। अब एक कॉन्सेप्ट जो मैंने 5th यूनिट में छोड़ा था वो था आपका प्लांट लोकेशन, वो भी बेसिक बता देता हूं उसका। प्लांट लोकेशन क्या होता है, कैसे होता है, हम कौन सा लोकेशन और क्यों सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांट लोकेशन करने के लिए मैंने उसकी स्लाइड में नहीं बना पाया, सॉरी फॉर दैट, मैं आपको ऐसी जनरल बता देता हूं। प्लांट लोकेशन, भाई आप किसी भी अपने बिजनेस के लिए लोकेशन कैसे सेट करोगे, अपने दिमाग में पहले ये सोच लो। 3 सेकंड देता हूं, 1 2 3, सोच लिया? सर इतनी जल्दी कहां से सोच लेंगे? तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कि भाई तुम कैसे सर्च करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कि भाई कौन सी स्टेट मेरे लिए अच्छी है। ठीक है, समझ लिया? स्टेट एक बहुत छोटा पार्ट आ गया, मैं थोड़ा बड़े पे लेके चलता हूं। सबसे पहले आप ये देखोगे कि भाई मेरे लिए कौन सी कंट्री अच्छी है। ठीक है, अगर मेरे लिए इंडिया अच्छा है तो इंडिया में मेरे लिए कौन सा स्टेट अच्छा है।
अगर मेरे लिए यूपी अच्छा है तो यूपी में मेरे लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट अच्छी है, ऐसे आप डीप डाइव करते करते अपनी लोकेशन देखते हो। और इसके कुछ करेक्टर होते हैं लोकेशन के, वो करेक्टर क्या होते हैं? वहां पे लेबर चीप होनी चाहिए, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होना चाहिए, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, वहां का जो कल्चर है वो आपके बिजनेस से कॉर्पोरेट करते रहना चाहिए, ठीक है। वहां की जो जनता है वो काफी हेल्पफुल हो, डाल सकते हो, ठीक है। और जहां से आप रॉ मटेरियल लोगे वो आपके लिए पास ही हो, आपका बायर, आपका सेलर, मार्केट वहां की काफी अच्छी हो। तो यही आपका बेसिक होता है प्लांट लोकेशन के लिए कि आप सिलेक्ट कैसे करते हो, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं। सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।